16 जुलाई 2021 सिनेमा जगत ने अपनी एक नायिका खो दी। वो नायिका जिसके किरदार भले ही पहली नजर में साधारण लगे, लेकिन बुनियादी स्तर पर वो उतने ही खरे, सशक्त और मजबूत साबित होते थे। हम बात कर रहे हैं सुरेखा सीकरी की। वो सुरेखा सीकरी जो किरदार के छोटे स्क्रीन टाइम से विचलित नहीं होती थी, बल्कि वो सीमित स्क्रीन टाइम में भी संभावनाएं खोजती थी कि कैसे उस किरदार को प्रभावशाली बनाया जाए। इतना प्रभावशाली कि 2 घंटे की फिल्म खत्म होने के बाद भी 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर आए उस किरदार को लोग याद रखें। सिनेमा हॉल से अपने घर तक के सफर में उस किरदार की कही बातों पर मनन करते रहें। इसलिए वो कागज पर लिखे अपने किरदार को बारीकी से पढ़ती थी। वो इच्छुक रहती थी ये जानने को कि किरदार किस भाव में लिखा गया है। लिखते वक्त लिखने वाले की मनोदशा क्या थी, आर्ट सिनेमा हो या मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट फिल्म, उन्होंने अपने किरदार के साथ कभी मक्कारी नहीं की, बराबर एनर्जी के साथ डिलीवर किया। उनकी फिल्म बधाई हो याद कर लीजिए, जहां उन्होंने दादी का किरदार निभाया। वो दादी जो सेक्सी शब्द बोलने पर भी ठहाका लगवा दे, वो दादी जो अपनी बहू को वैद साहब की छोरी कह के ताने कसती, लेकिन समय आने पर बहू की हिमायत भी करती। जरा वो सीन याद कीजिए जब प्रियम बदा बनी नीना गुप्ता के ससुराल वाले उनके प्रेग्नेंट होने पर ताने मारते हैं, तब सुरेखा गरज पड़ती हैं और उनके ससुराल वालों को एक एक कर लाइन हाजिर करती हैं। उनका बेटा रोकने आता है, उसे भी झड़क कर पीछे हटने को कहती हैं। गुस्सा ऐसा फूटता है कि उनका पूरा शरीर थरथराने लगता है। सांस की गति तेजी से ऊपर नीचे होने लगती है। किरदार की ऐसी बातें किसी कागज पर नहीं लिखी होती। इन बारीकियों को, भावों को एक्टर खुद जन्म देता है। ऐसे एक्टर जो अपने काम की गुणवत्ता में यकीन करते हों। सुरेखा सीकरी ऐसी एक्टर्स में से एक थी। नमस्ते, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट है। आज की जनरेशन सुरेखा सीकरी को बधाई हो फेम के तौर पर पहचानती है, लेकिन जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बधाई हो जैसे सब्जेक्ट्स पर फिल्में आम नहीं थी, उस वक्त भी सुरेखा सीकरी मजबूत किरदारों को पर्दे पर उतार रही थी। आज उनके करियर की कुछ ऐसी ही यादगार परफॉर्मेंसेस के बारे में जानेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी यमन। सबसे पहली फिल्म तमस, 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन, जिसने न जाने कितने परिवारों को असहनीय यादें दी। इंसानी वहशीपन के वो मंजर दिखाए जिनकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। विभाजन से उपजी वेदना को गोविंद निहलानी ने अपनी टेलीविजन फिल्म का आधार बनाया। फिल्म थी तमस। एक से एक दिग्गज कलाकारों से सुसज्जित, ओम पुरी, दीपा साही, पंकज कपूर, अमरीश पुरी, के रैना जैसे नाम। किसे छोड़े और किसे गिने। फिल्म के एक्टिंग डिपार्टमेंट के हिस्से एक नेशनल अवार्ड भी आया, लेकिन उस पर ऊपर बताए किसी भी दिग्गज एक्टर का नाम नहीं लिखा था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला सुरेखा सीकरी को उनके किरदार रज्जो के लिए। रज्जो एक पाकिस्तानी मुसलमान थी जो अपने घर एक बूढ़े सिख दंपत्ति को पनाह देती है। घर के मर्दों का डर भी है उसे, खासतौर पर बेटे का। जानती है कि उसे पता चलेगा तो बूढ़े दंपत्ति को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन इतनी कठोर भी नहीं कि बूढ़े दंपत्ति को मारकाट के बीच झोंक दे। इसलिए अपने घर में छुपा लेती है। बेटे को पता चल जाता है। अपनी कुल्हाड़ी को सिख दंपत्ति के खून से रगड़ने के लिए वो दौड़ता है। आधी रात में उनकी कोठरी के दरवाजे पर निर्मम प्रहार करता है। अंदर सो रहे उसके माँ बाप जाग जाते हैं। परिस्थिति भांपकर माँ फौरन दौड़ती है। बेटे के वहशीपन को लेकर जो डर था वो हवा हो जाता है। जो काम शायद उसके पति को करना चाहिए था, उसकी जिम्मेदारी खुद लेती है और आ खड़ी होती है बेटे और दरवाजे के बीच। बेटा आंखों में खून भर चीखता है। रज्जो उसे कैसे भी दरवाजे से दूर करने में जुट जाती है। इस दौरान बीच बीच में नजर घुमाकर पति की ओर भी देखती है कि शायद उससे कोई मदद मिल जाए। पूरे सीन में बेटे को चिल्लाने की आवाज से शायद रज्जो के किरदार की ये महीन चीजें दब जाएं। यहाँ उस औरत ने सिर्फ अपने बेटे को नहीं रोका, बल्कि सदियों से घर की महिलाओं में पुरुष का सामना करने के नाम से बने डर का सामना भी किया। दूसरी है नसीम। 1992 के बाबरी कांड के इर्द गिर्द घूमती ये फिल्म, जिसमें मशहूर शायर कैफी आजमी ने अभिनय किया था। इसका एक सीन है, मोहल्ले में एक दहेज हत्या हुई है, जिसे भारतीय विवाह संस्था में मान्यता प्राप्त रीजन स्टोव फटने से मृत्यु में खपाया जा रहा है। फिल्म के मुख्य किरदार के परिवार में बेचैनी है इस घटना को लेकर। घर के बड़े लड़के का दोस्त भी आया हुआ है। दुबला पतला सा वो लड़का आवाज में बेतहाशा नफरत घोल के कहता है, पता नहीं ये हिंदू दुल्हनों के स्टोव ही ज्यादा क्यों फटते हैं। तमतमाई हुई आवाज में सुरेखा सीकरी पलट कर जवाब देती है, हमारे लिए बुर्का और तलाक ही काफी है जफर साहब।
चंद पलों में अपनी बेचैनी को गुस्से में बदल लिया सुरेखा सीकरी ने। सीन के शुरुआत में सुरेखा का किरदार दुल्हन की मौत को लेकर बेचैन था। जफर की बात सुनकर इस बेचैनी ने गुस्से का रूप ले लिया। बेचैनी और गुस्से के बीच का ट्रांजिशन इतना बारीक था कि नोटिस नहीं किया जा सकता। ये कमाल था सुरेखा सीकरी का। तीसरी है सरदारी बेगम। संगीत की महफिल सजी हुई है, एक औरत ठुमरी गा रही है। रसूखदार हेमराज माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। तभी कमरे में एक लड़की घुस आती है। गायकी में खलल पड़ जाता है। गाने वाली औरत भारी आवाज में पूछती है बेरुखी से, ए कौन हो तुम लड़की, ऐसे मुंह उठाए काहे घुस आई? लड़की कहती है कि वो गाना सीखना चाहती है। पल में गाने वाली औरत के भाव बदल जाते हैं। तना हुआ चेहरा ढीला पड़ जाता है, जिस पर एक मुस्कान देर सवेर अपना पता ढूंढ ही लेती है। चेहरे को हल्का सा झुकाती है, गाल को आधी बंद मुट्ठी का सहारा देकर लड़की से उसका नाम पूछती है। लेकिन उसके इस दूसरे सवाल में पहले वाला रौब नहीं होता, आवाज में वो जोर नहीं होता। ऐसे पूछती है जैसे घर की छोटी बेटी ने कोई नादानी कर दी हो। एक डायलॉग से दूसरे में इतना अंतर, वो भी बिना किसी एफर्ट के। ये था सुरेखा सीकरी का कमाल। फिल्म सरदारी बेगम में उन्होंने गाने वाली औरत का रोल अदा किया था। चौथी है परिणति। कहानी उस समय की है जब राजस्थान में मेघ दूध बरसाते थे और रेगिस्तान में दूब उगती थी। लेकिन कुछ इंसानी भाव तब भी जस के तस थे, जैसे मोह, लालच और पश्चाताप। गांव का सेठ बेटा होने पर गांव में धर्मशाला और प्याऊ खुलवाता है और संभालने की जिम्मेदारी देता है गणेश और कुर्जा को। दोनों पति पत्नी की जान बसती है अपने बेटे लक्ष्मण में, लेकिन बालपन में ही लक्ष्मण उनसे दूर हो जाता है जब सेठ उसे अपने साथ शहर ले जाता है। कुर्जा का दिल पसीजता है, लेकिन बेटे के बेहतर भविष्य के लिए उसे जाने देती है। अब दोनों पति पत्नी का एक ही लक्ष्य, इतना धन जुटा लें कि बेटे को वापस बुला सके। बेटे को आंखों के सामने देखने का मोह जन्म देता है लालच को। कुर्जा की बोली से लेकर उसकी आंखों तक से कुटिलता टपकने लगती है। दोनों अपनी धर्मशाला में ठहरने वाले मुसाफिरों की हत्या कर उनका धन हड़पना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं। एक रात मुख पर सूरज सा तेज लिए एक लड़का उनके यहाँ ठहरने आता है। लालच से अंधे बूढ़े दंपत्ति उसकी भी हत्या कर देते हैं। अगली सुबह पता चलता है कि जिसका खून बहाया वो उनका अपना बेटा था। दोनों सुन्न पड़ जाते हैं। चीख चीत्कार नहीं फूटता। कुर्जा को देखकर लगता है कि जैसे किसी ने उसके शरीर से प्राण खींच लिए हों। एक पुतला बचा है जिसमें अपनी कोई जान नहीं। पहले बेटे के लिए मोह, फिर लालच और अंत में पश्चाताप। तीनों भावों को समान दर्जों में सामने लाई सुरेखा सीकरी, जिन्होंने फिल्म में कुर्जा का किरदार निभाया। पांचवी है सलीम लंगड़े पे मत रो। अमीना मुंबई के चौल में रहती है अपने छोटे से परिवार के साथ, लेकिन अमीना फिल्म की सेंट्रल कैरेक्टर नहीं। ये कहानी थी उसके सलीम की। एक लोकल गुंडा हफ्ता वसूली करता है, मवालीगिरी करता है। यही वजह है कि उसके अपने आदर्शवादी पिता से नहीं बनती। बाप और बेटे में बहस भी होती है। चूंकि हम फिल्म अमीना के चश्मे से नहीं देख रहे, इसीलिए वो हमें अधिकतर सीन्स में पीछे दिखाई देती है। जैसे सलीम अपने पिता से झगड़ रहा है, दोनों बाप बेटे फ्रेम में सबसे आगे हैं और अमीना बैकग्राउंड में खड़ी दिखती हैं। घर के मर्द जब झगड़ने लगे हैं तो बीच में औरतों का क्या काम? ठीक इसी विचारधारा का सूचक बन अमीना पीछे खड़ी रहती है। अमीना भले ही बैकग्राउंड में है, आगे खड़े बाप बेटे में चिल्लम चिल्ली मची हुई है, फिर भी आपका अटेंशन अमीना पर जाएगा। झगड़े के बीच उसकी कांपती उंगलियों पर जाएगा। इसे कहते हैं मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस का नमूना, जो अमीना के रोल में सुरेखा सीकरी ने दे दिया। सुरेखा ने फिल्म में पवन मल्होत्रा की मां का किरदार निभाया। पवन और सुरेखा की उम्र में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं, फिर भी सुरेखा को देखते वक्त आपको सारांश वाले अनुपम खेर याद नहीं आएंगे। ऐसा काम किया सुरेखा सीकरी ने फिल्म में। अगली है कबाड़, स्टार बेस्ट सेलर्स। देख, जब चिलचिलाती धूप में प्यास लग रही हो, गला सूख रहा हो, ऐसे में कोई एक लोटा ठंडा पानी दिला दे, उसी ठंडे पानी की तरह है ताई। एक कबाड़ी ये कहता हुआ अपनी पत्नी के साथ चले जा रहा था अपनी ताई के पास। पत्नी ताई से परिचित नहीं थी और ना ही दर्शक, लेकिन उसकी कही इस एक लाइन से सबके दिमाग में ताई की तस्वीर बन जाती है। ताई जो थोड़ी सी अड़ियल हो, जिद्दी हो, बात बात में मारने के लिए हाथ उठाते और मारे नहीं। हाथ उठे भले हों, लेकिन गुस्से में नहीं, बल्कि घर के किसी छोटे की बेवकूफ़ी पर, उस सदस्य की अल्हड़पन में कही किसी बात पर। उस कबाड़ी की मुंह बोली ताई भी कुछ ऐसी बड़े बूढ़ों की कई बातों में मानती है, इसलिए तो कभी भी कबाड़ी के मुंह पर दरवाज़ा बंद नहीं करती। शायद यही अपनत्व उस कबाड़ी को ताई के घर तक ले जाता है, वरना कबाड़ी दिन में कितने घर जाते हैं, ऐसे में कौन याद रह जाए भला।
साल 1999 से 2000 तक स्टार प्लस पर एक शो टेलीकास्ट हुआ, 36 एपिसोड्स का शो, जहां अनुराग कश्यप, उषा दीक्षित, हंसल मेहता, तिग्मांशु धूलिया और इम्तियाज अली जैसे डायरेक्टर्स ने अलग अलग कहानियां डायरेक्ट की। उन्हीं में से एक कहानी थी कबाड़, जिसे डायरेक्ट किया उषा दीक्षित ने। कबाड़ के कबाड़ी बने थे रघुवीर यादव और उनकी ताई बनी थी सुरेखा सीकरी। सुरेखा ऐसी ताई बनी जो शायद सबके परिवार में नहीं हो, लेकिन उन्हें देखकर यही लगेगा कि काश हमारी भी ऐसी कोई ताई होती जो बिना किसी झिझक इतना प्यार लुटाती। सातवीं है जुबैदा। एक डाइनिंग टेबल, बीचों बीच वाली कुर्सी पर एक आदमी बैठा है, खाने में व्यस्त। दाएं हाथ की ओर उसकी पत्नी बैठी है, माथे को एक हाथ से दबाए, एक टक टेबल पर अपनी नजर गड़ाए हुए। उसके मन में जैसे कोई तूफान उबल रहा हो। नजर इतनी पैनी है कि किसी का भी दिल छेद दे। औरत के ठीक सामने वाली कुर्सी पर एक बच्चा बैठा है, जिसे माहौल का तनाव भांपकर अंदर भेज दिया जाता है। पत्नी के गुस्से का कारण सामने आता है। वो अपनी बेटी को सुपुर्दे खाक करके आई थी, जहां पति ने आना जरूरी नहीं समझा। पूछने पर कहा कि लाश, कफन और कब्रिस्तान ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। पत्नी बिना पल के झपकाए कहती है, मैं दिल पर पत्थर रख कर गई थी वहां और आप नहीं जा सके। पति बेरुखी से जवाब देता है कि नहीं जा सका। इतना कहना था कि पत्नी के सब्र का बांध टूट जाता है। हाथ में छुरी उठाकर धम से उसे टेबल पर मारती है। कुर्सी से उठकर अपना हाथ बढ़ाती है पति के गिरबान पर। उसे झटका देकर किसी नींद से बाहर लाने की कोशिश करती है। कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी आवाज कहती है, हमारी इकलौती बच्ची अब नहीं रही। वो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। अब तो उसे माफ कर दो। अपनी बात पूरी कर पाने से पहले ही फूट फूट कर रोने लगती है, जब देखती है कि उसके आंसुओं का भी पति के कठोर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। तो सुबक कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। ये सीन था श्याम बेनेगल की फिल्म जुबैदा से। अभी जिन पति पत्नी की बात हुई, उनका रोल निभाया था अमरीश पुरी और सुरेखा सीकरी ने। फिल्म की लीड नायिका भले ही करिश्मा कपूर थी, लेकिन सुरेखा सीकरी को उनके इस सीन के लिए भुलाया नहीं जा सकता। फिल्म खत्म होने के बाद भी ये सीन जहन में बना रहता है। इस लिस्ट में अगला नाम है मम्मो का। सुरेखा सीकरी को अपना दूसरा नेशनल अवार्ड दिलाने वाली फिल्म। वहां उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया मम्मो की बहन का, वो जो अपने नवासे के साथ रहती हैं। मम्मो पाकिस्तान से आई हैं अपनी बहन के घर रहने। गर्म दूध को उबलते देखा है, नजर हटी और उबल कर बाहर आ गया। दूध के बारे में एक और बात कही जाती है, उसके उबाल के बारे में, कि जितना जल्दी ऊपर चढ़ेगा ठीक उतना ही जल्दी नीचे दब जाएगा। मम्मो की बहन भी कुछ ऐसी ही है, झट से गुस्सा आएगा और उतना ही जल्दी उतर भी जाएगा। फिल्म से ही एक मिसाल देते हैं। मम्मो की बहन को अपने नवासे की अलमारी से प्लेबॉय मैगजीन मिलती है। गुस्से में लाल नवासे की तरफ दौड़ती हैं, एक के बाद एक चपत लुटाने लगती हैं। नाक कटा दी बेशरम, नाक पीटे जैसे बातें फूटती हैं उनके मुंह से। मम्मो के बीच बचाव में आने पर वो उसे भी नहीं बख्शती हैं। कहती हैं, ये मेरा खाए, ये मेरा पिए और मेरी छाती पर मूंग दलती है। पाकिस्तान वाले ठीक कहते थे, ये डायन है, सबको खा जाएगी, मेरी जुबैदा को खा गई। ये सुनकर मम्मो का दिल बैठ जाता है। एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है, मानो उसे उसकी जगह दिखा दी गई हो। बहन को भी आभास हो जाता है कि गुस्से में क्या कुछ अनर्गल बोल गई। फूलती सांसों को पकड़ते हुए कहती हैं, जाने क्या क्या बोल गई, पता नहीं मुझसे क्या हो गया मम्मो। मम्मो हंसकर टाल देती है कि बात का बतंगड़ बनाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। साथ ही कहती है, बम्बई की बारिश की तरह है तुम्हारा गुस्सा, अभी है अभी नहीं। आगे दोनों बहनें बचपन की गुड़िया पर की गई लड़ाई को याद करने लगती हैं। सुरेखा सीकरी की सिनेमा जगत को दी गई यादें हैं, अमिट हैं। उनके सशक्त किरदार हमेशा याद किए जाएंगे। ये थी हमारी ओर से उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि। आज के मैटनी शो में हमने सुरेखा सीकरी की फिल्मों के यादगार सीन्स पर बात की और विदा लेने से पहले उनके एक और सीन का जिक्र किए देते हैं। फिल्म थी सरफरोश, जहां सुरेखा जी ने सुल्तान की मां का किरदार निभाया। रोल छोटा था, लेकिन वहां भी उन्होंने अपनी छाप कैसे छोड़ी ये आप फिल्म देखकर समझिए। आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।